गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। हम लोगों का बेटा चल रहा था सेल डिवीज़न। इंटरफेज के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज की सब स्टेजेस G1 बिफोर एप्लीकेशन फेज है, जिसमें सिंथेसिस होता है आरएनए और प्रोटीन का, और वो आरएनए और प्रोटीन जो कहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, एस फेज के अंदर, डीएनए सिंथेटिक फेज के अंदर, जहाँ पर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। उसके लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम आपको मालूम है बेटा किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और ये प्रोटीन और आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, G1 फेज में। एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी ही जैसी कॉपी को और बनाता है। एस फेज के बाद में आफ्टर एप्लीकेशन जो फेज आती है वो फेज होती है G2 फेज, सेकंड गेप फेज। इस फेज में भी क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आप कहोगे क्या फर्क है, दोनों में ही आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो G1 में जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ पर काम में आता है, एस फेज में। और जो G2 फेज में प्रोटीन बनता है वो काम में आएगा एम फेज में, जहां पर होगा डिवीजन फेज है, जहां पर फॉर्मेशन होगा स्पिंडल फाइबर का। और आपको मालूम है स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए होते हैं, कौन सी प्रोटीन के बने हुए होते हैं बच्चों, सोचो, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और G2 के बाद में सेल एंटर कर जाती है एम फेज। एम फेज क्या है, डिवीजन फेज है, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में। पहले हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, माइटोसिस के बारे में बच्चों, तो इसलिए मियोसिस को भी साइड में रख दो। सिर्फ ध्यान हमें किस पर देना है, माइटोसिस डिवीजन पर। अब डिवीजन से पहले हम और डिस्कस करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का डिप्लॉइड नंबर कितना होता है, हमारी बॉडी की हर सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम का मतलब क्या है, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने क्रोमोसोम है हमारी सेल के अंदर, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम है, टोटल 46 क्रोमोसोम है। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक क्रोमेटिड 1 डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। बिफोर रेप्लिकेशन मैंने इस तरह का बनाया, एक ही सेल में टोटल कितने होते हैं, 46। तो मैंने आपको 3 बनाकर दिखाए हैं। इसके बाद में G1 फेज के बाद में एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए अपनी ही जैसी एक कॉपी को और बनाता है। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन जो आता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, और रेप्लिकेशन के बाद में हम जब G2 फेज में देखते हैं, आफ्टर रेप्लिकेशन देखते हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। यहाँ पर कितने हैं क्रोमोसोम के नंबर, टोटल कितने क्रोमोसोम थे हमारे पास सेल में, 46, और यहाँ पर भी कितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, 46। मतलब क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। बट मैंने आपको कहा है क्रोमेटिड जो है, जैसे हम जिसको अगर डिनोट करते हैं 2C से, अगर यहाँ पर 2C से थे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4C। अगर यहाँ पर 2C थे तो आफ्टर एस फेज यानी कि G2 फेज में कितने हो जाएंगे, ये 4C हो जाएंगे। क्वेश्चन बेटा पूछा भी गया था कि मेटाफेज क्रोमोसोम में डीएनए कंटेंट, डीएनए क्रोमेटिड कितने होंगे, तो कितने होंगे, 4C। तो ये कितने हो जाते हैं, 4C। मतलब क्रोमोसोम के नंबर सेम है, बट क्रोमेटिड जो होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ओनली सिंगल क्रोमेटिड था, पर यहाँ पर ये जो है ये सिंगल क्रोमेटिड था, एक क्रोमेटिड और एप्लीकेशन के बाद में बन गया, तो कितने क्रोमेटिड हो गए, यहाँ पर 2 क्रोमेटिड हो गए। तो क्रोमोसोम के नंबर कितने थे, 46, बट क्रोमेटिड के नंबर क्या हो गए, डबल हो गए, मतलब कितने हो गए, 92 जो है, यानी कि कितना हो गया, 4C। कितना हो गया बेटा, क्रोमेटिड। C मीन्स क्रोमेटिड सब बता रहे हैं इसको। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है कि अगर प्लांट की मेसोफिल सेल है उसमें 2n नंबर, इस तरह का क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर प्लांट की मेसोफिल में डिप्लॉइड नंबर क्या दे रखा है, 24 क्रोमोसोम। फॉर कितना दिया है, मेसोफिल सेल आपको मालूम है लीफ के अंदर जो सेल होती है, तो G2 फेज पर टोटल क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमेटिड नंबर क्या होंगे, G2 फेज पर प्लांट मेसोफिल सेल कितनी रखी बेटा, 24 क्रोमोसोम डिप्लॉइड नंबर। एट G2 फेज व्हाट विल बी द टोटल क्रोमोसोम नंबर, क्रोमेटिड नंबर। पहले आप देखिए बेटा सॉल्व करके, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। सोचिए क्या होगा क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर, प्लांट की मेसोफिल सेल में 24 है, G2 फेज के बाद में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, यानी कितने रहेंगे, 24।
क्रोमेटिड के नंबर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्रोमेटिड के नंबर डबल हो जाएंगे मतलब कितने हो गए क्रोमेटिड के नंबर, 48। क्लियर, समझ में आ गया बेटा आपको ये चीज, क्लियर है। उसके अंदर मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ। इन लीवर सेल ऑफ ह्यूमन में की लीवर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। हमारी हर बॉडी की हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 एंड 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। डीएनए का जो अमाउंट है वो किससे मेजर करें, पिकोग्राम में, 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। अब आपको ये बताना है G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे और डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि एस फेज के बाद में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं बट डीएनए अमाउंट क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है। तो G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, सोचा आप लोगों ने। अब देखिएगा आंसर कितने रहेंगे, 46 और 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है तो डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा, 40, डबल हो जाएगा डीएनए अमाउंट। ये बात आ गई बेटा आपकी समझ में। तो ये हमने बात की थी, जो एग्जांपल दिए थे रेप्लिकेशन के बाद में, किस फेज में डीएनए का अमाउंट कितना होगा। G1 फेज में तो वही था अमाउंट, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो रेप्लिकेशन के बाद में याद रखिएगा डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, क्रोमेटिड नंबर डबल हो जाते हैं और क्रोमेटिड नंबर के अलावा क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा सेम रहते हैं। तो सीक्वेंस भी याद रखिएगा, G1 के अंदर सेल कहाँ पर एंटर कर गई, एस फेज में। एस के बाद में कौन से फेज में एंटर कर गई, G2 फेज में। और G2 के बाद में आ गई M फेज, डिवीजन फेज, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसमें हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे थे, माइटोसिस। और माइटोसिस में हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की स्टेज देखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एम फेज, डिवीजन फेज में माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम किसकी बात करते हैं, माइटोसिस। दोनों अलग अलग है बेटा। माइटोसिस हमारी सोमेटिक सेल में होता है, बॉडी सेल में होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। पर अभी मियोसिस को साइड में सिर्फ किस पर ध्यान देंगे आप लोग, माइटोसिस पर। माइटोसिस को हिंदी में कहा जाता है समसूत्री विभाजन, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता है। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब ये इक्वेशनल डिवीजन इसको क्यों कहते हैं, सम विभाजन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डिवीजन के बाद में क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, सो इट इज नोन एज माइटोसिस डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। अब क्वेश्चन आता है माइटोसिस डिवीजन अक्करिंग कहाँ पर होता है, माइटोसिस डिवीजन तो हमारी बॉडी सेल्स या सोमेटिक सेल में। अब आपका क्वेश्चन होगा ये सोमेटिक सेल क्या है, बॉडी सेल क्या है। तो जब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में सोमेटिक सेल क्या होती है, रूट, स्टेम, लीफ। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो फ्लावर में जो डिवीजन है एंथर के अंदर वो सब किस में जाएगा, मियोसिस में। और रूट में, स्टेम और लीफ में जो डिवीजन होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, माइटोसिस। बॉडी सेल्स के अंदर हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ कौन से डिवीजन से होती है, माइटोसिस। हमारी जो एम्ब्रियो स्टेज है उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो कौन से डिवीजन से हो रही है, माइटोसिस। पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से हो रहा है, माइटोसिस। तो ये कहाँ पर होता है, सोमेटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है माइटोसिस अकरिंग। माइटोसिस किस में होता है, ए हैप्लॉइड बी डिप्लॉइड सी बोथ, दोनों के अंदर होता है। ये हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड सेल में भी, हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड। अगर आप चाहो तो एन स्मॉल लिखो, चाहो तो कैपिटल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एन हैप्लॉइड होगा तो कैसी डॉटर सेल बनेगी, हैप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड सेल में होगा तो डॉटर सेल कैसी बनेगी, डिप्लॉइड बनेगा। दोनों तरह की सेल में होता है, हैप्लॉइड में भी, अगुणित कोशिका में भी और द्विगुणित कोशिका में भी। माइटोसिस डिवीजन में जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जो पुत्री कोशिका बनती है, वो बिल्कुल आनुवांशिक रूप से समान होती है। टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड इन माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन रही है, पर वो बिल्कुल कैसी है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप पढ़ते हो क्लोन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है,
क्लोन जो बनते हैं, सेम फोटोकॉपी जो बनते हैं, और इसके अंदर जो डॉटर सेल्स बन रही है वो भी कैसी, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस हम और देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था पहले एग्जाम में, इसलिए आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। एरिथमेटिक माइटोटिक डिवीजन होता है ये। इसमें डिवीजन ओनली किस में होता है, सिंगल सेल में, सारी सेल्स में नहीं होता है। कुछ सेल्स जैसे होती है जब रूट इलोंगेशन होता है, जैसे कि जड़ों की जो दीर्घीकरण होता है, उस समय इस तरह का डिवीजन होता है। इस डिवीजन में क्या होता है, ओनली सिंगल सेल का डिवीजन है। तो जो आपको नंबर दिया रहता है, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा कि 128 कोशिका मूल शीर्ष की कोशिकाओं में या मूल की पृथकीकृत कोशिकाओं में 128 कोशिका बनाने के लिए कितने माइटोसिस डिवीजन आवश्यक होंगे, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड। तो आपको जो नंबर दिया है उसमें से आप -1 कर दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे आपको नंबर फॉर एग्जांपल दिया 128, तो जो नंबर दिया है n-1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 127। और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ये कब पूछा जाता है, जब रूट इलोंगेशन होता है, मूल दीर्घीकरण के समय ही आंसर इस तरह का आता है। अदरवाइज जब एक कोशिका से 128 कोशिका बनानी है, 1 सेल टू 128 सेल बनानी है, तो कितने, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 128 सेल। जब रूट इलोंगेशन नहीं दिया है तो आपका सिंपल आंसर क्या जाता है, कितने डिवीजन चाहिए, 7। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 एंड देन 128। कितने डिवीजन हो गए, 7। 1 से फॉर्मेशन हुआ, 2 से हो गया 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। कितने माइटोसिस डिवीजन हो गए इसके अंदर, 7 माइटोसिस डिवीजन हो गए हैं इसके अंदर। और पर अगर ये क्वेश्चन रूट इलोंगेशन के हिसाब से पूछा जाएगा तो आपको n-1 करना है, क्योंकि एरिथमेटिक चलता है। एक सेल है, ये डिवाइड हो रही है 2 सेल के अंदर। अब ये सेल फिर से डिवाइड नहीं होती है, ओनली कौन सी डिवाइड होगी, 1 सेल। और अगेन कितनी सेल बनेगी, 3 सेल। ये स्पेशल केस है बेटा, एरिथमेटिक माइटोटिक डिवीजन। और ये किस समय होता है, रूट इलोंगेशन के समय, मूल दीर्घीकरण के समय। आ गई आपको बात समझ में। अब हम बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन की। और माइटोसिस डिवीजन के अंदर ये चीज आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नेक्स्ट जनरेशन में सेम। और कहां पर हो रहा है, सोमेटिक सेल में, कायिक कोशिका में। और हमारी बॉडी में जितनी भी बॉडी सेल्स से अगर सेक्स सेल को छोड़ दिया जाए तो सारी सेल्स कौन सी है, बॉडी सेल से। किसमें हो रहा है, हैप्लॉइड सेल में भी हो रहा है और डिप्लॉइड में भी। अगर हैप्लॉइड में बनेगा तो डॉटर सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड। और अगर डिप्लॉइड में होगा तो डॉटर सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड। और इससे जो बनती डॉटर सेल वो बिल्कुल कैसी होती है, मदर सेल के जैसी, कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक मैंने आपको स्पेशल केस बताया एरिथमेटिक माइटोटिक डिवीजन का, कि कब 128 में 7 आता है और कब 128 में 127 आता है। तो उसकी मैंने एक सिंपल, ये डिवीजन ओनली सिंगल सेल का डिवीजन है, जिसमें नंबर ऑफ सेल जो दी हुई हो तो उसमें से आपको क्या करना है, n-1। और ये स्पेशल केस है, ये सारी सेल्स में नहीं होता। किन में हो रहा है ये, तो किस समय हो रहा है, रूट इलोंगेशन, मूल दीर्घीकरण में, पादप में मूल दीर्घीकरण के दौरान इस तरह का माइटोटिक डिवीजन देखा जाता है। और अदरवाइज 128 सेल के फॉर्मेशन में कितने डिवीजन रिक्वायर्ड है, तो 7 डिवीजन। ये बेटा क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, समझिए, और उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए। अब हम डिवीजन की, तो माइटोसिस डिवीजन में हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी है, हमने पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और उसके बाद में आ जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन, इक्वेशन डिवीजन में हम बात कर रहे थे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे फर्स्ट इसका डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस बेटा डबल हो गया है, हम इसको आगे देखेंगे स्टेजेस के अंदर। और उसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और फॉर्मेशन हो जाएगा 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, कि G1 फेज, और G1 के बाद में
एस फेज जहां पर हो जाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन। G2 के बाद में सेल एंटर करती है एम फेज में, और एम फेज की मैंने आपको 4 फेज बताई है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। यहां तक की बात बेटा समझ में आ गई है। इस तरह के और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं हम। इन ए डिप्लॉयड प्लांट सेल है, एक द्विगुणित पादप कोशिका में डिप्लॉयड नंबर कितना है 36 क्रोमोसोम और 10 पिकोग्राम डीएनए का दिया है बेटा। तो G2 फेज में आपको बताना है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, क्रोमेटिड का नंबर क्या होगा और डीएनए अमाउंट क्या होगा। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बेटा, सोच लीजिए आप लोग, ताकि आप अपना आंसर चेक कर सके खुद ही। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा आफ्टर एस फेज, यानी कि G2 फेज के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। क्रोमेटिड नंबर डबल हो जाएंगे, चाहे आप N लिखिए चाहे आप C लिखिए। क्रोमेटिड नंबर कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर कितने हो गए ये 72। और डीएनए का अमाउंट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ पर ये दिया था 10 पिकोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 20। क्लियर, आ गई बात समझे बेटा आपको। फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी स्टार्ट होगा माइटोसिस तो पहले क्या हो गया कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, जो प्लांट सेल में मेथड होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन का। फिर आपका जो है क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मेटाफेज क्रोमोसोम में डीएनए क्रोमेटिड का अमाउंट क्या होगा, अगर 2C है तो क्या हो जाएगा 4C। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात कर रहे हैं माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की। पहले बेटा आपका माइंड मेकअप कर लीजिए, फिर मैं उसको अच्छी तरह से बोर्ड के ऊपर जो है आपको समझाऊंगी। सबसे फर्स्ट स्टेज जो आ जाती है, बहुत इजी डिवीजन है माइटोसिस में, बहुत कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है बेटा माइटोसिस डिवीजन। एक तो जब भी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या दिया जाता है स्टडी मटेरियल, अगर हमें माइटोसिस की स्लाइड बनानी हो, माइटोसिस की स्टडी करनी हो, तो हमें क्या दिया जाता है अनियन रूट टिप। आपको मालूम है टिप वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट होता है, मेरिस्टेमेटिक, आपने एनाटॉमी में इस चीज को पढ़ा है। तो यहाँ पर होता है सेल डिवीजन। तो अनियन रूट टिप इज बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की स्टडी के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, रूट टिप, और हम किसका यूज करते हैं अनियन रूट टिप का। तो माइटोसिस की स्टडी में हम इसके सबसे पहले दिमाग में लाते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेज जो होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है माइटोसिस की, वो होती है प्रोफेज। सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज, और माइटोसिस की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है प्रोफेज। प्रोफेज में हमने सबसे पहले हमारे दिमाग में सब चीजों को ले आओ, क्रोमेटीन को ले आओ। मैंने आपको बताया था कि यही क्रोमेटीन सेल डिवीजन के समय कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, क्रोमोसोम का। तो क्रोमेटीन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में प्रारंभ हो जाता है, कौन से स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और वो स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज में क्रोमेटीन से फॉर्मेशन हो जाता है क्रोमोसोम का। जो बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। प्रोफेज स्टेज के अंदर सबसे फर्स्ट फेज है प्रोफेज। माइटोसिस की फर्स्ट फेज मतलब जस्ट G2 के बाद में जो फेज स्टार्ट होती है वो फेज कौन सी होती है, प्रोफेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। और अगर सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज पूछा जाता है तो वो है इंटरफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन मटेरियल था इससे किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम का। और साथ में ही आप इस स्टेज के अंदर देखते हो ये हमारी सेल है, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ये जो आपको डॉट डॉट से दिखाया बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दिखाया है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रही है। और साथ में आपने एक स्ट्रक्चर और पढ़ा था न्यूक्लियोलस, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी इस फेज के अंदर डिसअपियर हो जाता है।
इस फेज में, प्रोफेज फेज में, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। और ये जो क्रोमेटिन जो आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे किसका फॉर्मेशन, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कब बन रहे हैं, प्रोफेज स्टेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर देना है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी डिवीजन में, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करना है। गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएंगे कौन से स्टेज में, प्रोफेज स्टेज में। और प्रोफेज स्टेज में ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस, जिसमें मैंने क्या बनाया, क्रोमेटिन। और इन क्रोमेटिन से किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएगा। और साथ में हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मैंने आपको बताया था कि मैं इसका रोल आपको बताऊंगी सेल डिवीजन के अंदर। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, बट एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल जो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस से 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं, ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या सेंट्रियोल का फंक्शन रहता है, एक तो फॉर्मेशन करते हैं एस्टर रे का, क्योंकि आपको मालूम है एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसको मेंटेन, इस सेल के स्ट्रक्चर को कौन करता है, यही एस्टर रे जो है इसके सेल के शेप को मेंटेन करके रहती है। और यही जो सेंट्रियोल है सेल डिवीजन के अंदर, आगे आप पढ़ते हैं इसके बारे में, ये इस स्टेज के अंदर ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, एस्टर रे का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही जो है आगे चलकर आपको मालूम है स्पिंडल फाइबर्स जो मेटाफेज स्टेज के अंदर कंप्लीट होंगे, बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये नहीं, अब जहां पर कंप्लीट बन जाते हैं वो स्टेज आती है मेटाफेज। प्रोफेज में आपको यही याद रखना है, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गई है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड स्टेज आ जाती है प्रोफेज के बाद में मेटाफेज। सबसे इजी स्टेज है बेटा मेटाफेज, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितने भी क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे हुए थे सारे कहां पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर, बिल्कुल मिड लाइन के ऊपर आ जाते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है स्पिंडल फाइबर्स का। यहां पर आप देखिएगा फॉर्मेशन हो गया है स्पिंडल फाइबर्स का, और बीच में सेंटर लाइन पर मैं अरेंज कर रही हूं क्रोमोसोम को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर हो चुकी है, इसलिए अब आपको दिखाई नहीं देगी, और बिल्कुल क्रोमोसोम जो है वो आपको कहां पर दिखाई देंगे, सेंटर पर। जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं कौन से फाइबर है, स्पिंडल फाइबर। आपने पढ़ा है स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और आगे इनका फंक्शन भी आप पढ़ोगे फाइबर्स का, कि जब एनाफेज फेज के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स तक पहुंचेंगे, तो कौन हेल्पफुल होंगे, सेंट्रोमियर हेल्पफुल होते हैं मूवमेंट के लिए, और साथ में स्पिंडल फाइबर्स भी काम में आते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम बिल्कुल कहां पर आ चुके हैं, मिड लाइन पर। इस मिड लाइन को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट, या इसे और क्या कहा जा सकता है, इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज स्टेज में सारे क्रोमोसोम कहां पर आ जाते हैं, मिड लाइन पर आ जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है स्पिंडल फाइबर्स का। वैसे तो आपको मैं 3 टाइप के फाइबर्स बताती हूँ, क्रोमोसोमल फाइबर्स भी बताती हूँ, सपोर्टिंग फाइबर्स, पर यहाँ पर मैं मेन चीज बात कर रही हूँ आपको स्पिंडल फाइबर्स की, बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ, उसके बाद में डिटेल के अंदर बताऊंगी। तो यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम थे वो कहाँ पर आ चुके हैं, बीच में आ चुके हैं, मेटाफेज प्लेट का, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आगे कौन सी सीक्वेंस आ जाएगी बेटा, एनाफेज स्टेज, जिसमें क्रोमोसोम कहाँ पर पहुंच जाएंगे,
अपोजिट पोल्स पर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है वो होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन कौन सी फेज में होता है? एनाफेज फेज में, और सिस्टर क्रोमेटिड हो जाते हैं सेपरेट। हाँ बेटा, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और बिल्कुल एकांत में एक कमरे के अंदर बैठिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। कमरे में नहीं तो एक कॉर्नर में बिल्कुल शांति के साथ में सुनिए और लिखिए। प्रोफेज स्टेज की बात करी, मैं फिर से समझा रही हूँ आपको। प्रोफेज स्टेज की बात करी, मैंने आपको क्या कहा? क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होने लगता है और किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और सेंट्रियोल कहाँ पर पहुंच जाते हैं बेटा? यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, कहाँ पर पहुंच चुके हैं? अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं सेंट्रियोल। जो स्पिंडल सेंट्रियोल, आपने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है सेंट्रियोल का, क्या अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का इसके अंदर, सेंट्रियोल के अंदर 9+0, याद आ रहा होगा आप सभी को। और बिल्कुल एंड के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है मेटाफेज स्टेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सब डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फेज आ जाती है मेटाफेज। जब भी हमें क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी स्टडी करनी होती है, कैरियोटाइप के बारे में मैंने आपको बताया है, कैरियोटाइप स्टडी करना होता है तो कौन सी स्टेज में किया जाता है? मेटाफेज, क्योंकि इस समय क्रोमोसोम शॉर्टेस्ट होते हैं, उसको अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया है। स्पिंडल फाइबर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर? सेंट्रोमियर आपको दिख रहा है, ये रेड कलर से शो किया, उसके बाहर एक ब्लू कलर की प्रोटीन की डिस्क बनाई जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। आपको मालूम है जितने क्रोमेटिड होती है उतनी ही काइनेटोकोर होती है। तो अगर आपको ऑप्शन में काइनेटोकोर दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक्चुअली अटैचमेंट की साइड क्या होती है? काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट की साइड क्या होती है? काइनेटोकोर। पर अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? सेंट्रोमियर। किस पार्ट से अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के? तो सेंट्रोमियर से। क्रोमोसोम आप देख रहे हो बिल्कुल मिड लाइन के ऊपर अरेंज हो चुके हैं। ये जो प्लेट का फॉर्मेशन हो गया मेटाफेज प्लेट है, और आपको 2 टाइप के फाइबर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक क्रोमोसोमल फाइबर है जो डिसकंटिन्यूअस है, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं? ये फाइबर चल रहे पोल, और पोल से कहां पर जा रहे हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर किसका भाग है? क्रोमोसोम का। 2 क्रोमेटिड को अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है। और एक फाइबर आपको दिख रहे कंटिन्यूअस जो जा रहे हैं, ये फाइबर होते हैं सपोर्टिंग फाइबर होते हैं, जिसे हम कंटिन्यूअस फाइबर बोलते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो पोल टू पोल। तो पोल टू पोल कौन से फाइबर अटैच हैं? सपोर्टिंग फाइबर अटैच है। तो ये हमने यहां तक की बात करी है मेटाफेज स्टेज तक की। प्रोफेज आ गया, मेटाफेज आ गया। अब सेल कौन सी स्टेज में एंटर कर जाएगी? अब सेल स्टेज एंटर कर जाएगी एनाफेज स्टेज के अंदर। और एनाफेज स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा तो क्रोमोसोम कहां पर पहुंच जाएंगे? अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे। और इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ये एटीपी सिंथेसाइज कहां पर हुआ था? G2 फेज में। मैंने कहा जो फाइनल प्रिपरेशन है वो कहां पर हो रही थी? G2 फेज में। जो सेल डिवीजन में रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कहां पर बनी थी? एटीपी G2 फेज के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे और वो है एनाफेज। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। हमने कहा था लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज प्रोफेज और स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज एनाफेज। मेटा इन बिटवीन हो गई, एना जो इसके बाद में है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर लेंथ वाइज। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और फॉर्मेशन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, आपको मेरे को यहाँ पर बताना था कि एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड
क्रोमेटिड। और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होते हैं, जिसकी हम बात करेंगे मियोसिस में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से इन क्रोमेटिड को आपस में क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, मेटाफेज डायग्राम मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, पहले आप देख रहे थे क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड का था, 2 क्रोमेटिड का मेटाफेज स्टेज में, और वहां पर हो गया सेंट्रोमियर का डिवीजन। और सेंट्रोमियर के डिवीजन के बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग अलग हो जाते हैं, और क्रोमोसोम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपोजिट पोल्स पर पहुंच रहे हैं। अपोजिट पोल्स पर पहुंचने के लिए एक फोर्स लगता है, पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स, और एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। 30 एटीपी जो रिक्वायर्ड होते हैं अपोजिट पोल्स तक पहुंचने के लिए, वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, G2 फेज के अंदर। पुलिंग और पुशिंग फोर्स देखिएगा आप लोग कि क्रोमोसोमल फाइबर्स के बारे में, और फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, और लास्ट स्टेज जो है माइटोसिस की वो है टीलोफेज। टीलोफेज में जस्ट प्रोफेज में होता है, उसका रिवर्स कहाँ पर होता है, टीलोफेज स्टेज में। साथ में यहाँ पर मैंने रेड कलर से शो किया है कि लेट एनाफेज के अंदर साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर शो किया है कि सेल थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि लेट एनाफेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। टीलोफेज की हम बात करते हैं, तो टीलोफेज में मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए थे प्रोफेज में, ये फिर से रीअपियर रीफॉर्म कौन सी स्टेज में होते हैं, टीलोफेज स्टेज में। हमने पढ़ा था प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए थे, और फिर से आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोलस रीफॉर्म हो गई है, और साथ में ही आप देख रहे हो कि पहले क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ था प्रोफेज स्टेज में, और यहाँ पर क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए हैं, और उन्होंने किसका फॉर्मेशन कर दिया है, क्रोमेटिन का। और टीलोफेज स्टेज में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, कैरियोकाइनेसिस की चारों स्टेज कंप्लीट हो गई है। अब क्या स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोकाइनेसिस के बाद में एक सेल से कितनी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगी बच्चों उसके बाद में। और फिर क्या आएगा, फिर इंटरफेज होगा, फिर तैयारी होगी, फिर सेल डिवाइड होगी, और इस तरह से ये सेल साइकिल चलती रहेगी। तो नेक्स्ट हमें अब किसके बारे में समझना है, साइटोकाइनेसिस के बारे में। और साइटोकाइनेसिस का मैंने आपको बताया है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस का मेथड होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट सेल में कौन सा मेथड होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट्स, और एनिमल सेल के अंदर होता है कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड और फरो मेथड। अगर हम एनिमल सेल के अंदर बात करते हैं तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस का मेथड होता है फरो मेथड और कॉन्स्ट्रिक्शन। प्लांट सेल में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल में बाहर होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल में कॉन्ट्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। एनिमल सेल में पॉसिबल है कि एक खांच बनती जाती है और सेल 2 में डिवाइड हो जाती है, बट प्लांट्स के अंदर फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन का। तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन का।